और ये जो दुर्घटना हुई, 125% अवमूल्यन हुआ हमारे रुपए का, इसका भयंकर नुकसान हुआ है इस देश को, जो इस साल के बजट में आपको दिखाई देता है। इस साल जो बजट आया अभी 2 दिन पहले, इस बजट में सबसे ज्यादा चिंता की बात क्या है? सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि भारत सरकार का व्यापार घाटा 26,000 करोड़ रुपए से ऊपर है। ये जो नई सरकार आई है इसकी जिम्मेदारी नहीं है, ये पिछले 7 वर्षों से जो नीतियां चल रही हैं उसकी ये दुष्परिणाम। हमारा व्यापार घाटा 26,000 करोड़ पर है। पिछले 50 साल में इतना व्यापार घाटा भारत के किसी भी बजट में नहीं हुआ, ये रिकॉर्ड है। सन 1991 के साल में जो बजट आया था इस देश में, उस बजट में हमारा व्यापार घाटा मात्र 2,000 करोड़ रुपए का था। अभी इस साल हमारा व्यापार घाटा 26,000 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच गया, परसों के बजट के आंकड़ों के अनुसार। ये हुआ कैसे? हमारे रुपए की कीमत में जो गिरावट आई, उसके कारण जो सबसे पहला नुकसान हमको हुआ वो ये कि पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब हम अपना कोई माल बेचने के लिए जाते थे तो 18 रुपए का माल जब हम बेचते थे तो $1 हमको मिलता था। अब उसी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हमको 42 रुपए का माल बेचना पड़ता है, तब $1 मिलता है। इसका मतलब क्या है? 18 रुपए का माल बेचते थे तब $1 कमाते थे, अब 42 रुपए का माल बेचकर $1 कमा रहे हैं। इसका माने 24 रुपए का माल हमारा खड्डे में जा रहा है, जिसकी कोई कीमत हमको नहीं मिल रही। तो लगातार निर्यात की आमदनी में कमी आ रही है। और आप जानते हैं, नए वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने जब पार्लियामेंट में बजट पेश किया तो उन्होंने बताया कि पिछले 10 वर्षों में इतना कम निर्यात कभी नहीं हुआ जो 1997-98 में हुआ है। निर्यात के विकास की दर पिछले साल की तुलना में ऋणात्मक हो गई है, नीचे चली गई है, 0 से भी नीचे चली गई। तो ये जो निर्यात में कमी दिखाई दे रही है सरकार को आमदनी में, उस कमी का सबसे बड़ा कारण है कि हमारे रुपए की कीमत इतनी जबरदस्त गिरी कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हमको ज्यादा माल बेचना पड़ रहा है, लेकिन आमदनी उतनी ही है। दूसरा नुकसान क्या हुआ कि आयात जो हम करते थे सन 1991 के पहले, तो 18 रुपए में जितना माल हम खरीद लेते थे, अब वही माल खरीदने के लिए 42 रुपया खर्च करना पड़ता। तो पहले 18 रुपए में हम कुछ माल खरीद के लाते थे अंतर्राष्ट्रीय बाजार से, अब वही सामान हमको 42 रुपए खर्च करके खरीदना पड़ता है। इसका माने हमारे आयात का खर्च बढ़ गया। और जब भी किसी सरकार की निर्यात की आमदनी कम होती है और आयात का खर्च बढ़ जाता है, उसी को व्यापार घाटा कहते हैं, ट्रेड डेफिसिट कहते हैं। तो निर्यात की आमदनी और आयात के खर्चे में इस समय जो फासला है वो 26,000 करोड़ रुपए का है। इतना बड़ा व्यापार घाटा इस देश में कभी नहीं हुआ जो पिछले साल 1997-98 के कारण हुआ है इस देश में। और इस व्यापार घाटे की पूर्ति करने के लिए वर्तमान सरकार के पास बहुत बड़ी मजबूरी दिखाई दे रही है, जिसका अनाउंसमेंट अभी बजट में तो उन्होंने नहीं किया है, लेकिन आने वाले समय में शायद इस सरकार को मजबूरी में कहीं से विदेशी कर्ज लेना पड़ सकता है अपने इस व्यापार घाटे को पूरा करने के लिए। और एक और भयंकर नुकसान हुआ है जो इस बार बजट में दिखाई दिया। आप लोग जो बजट देखते होंगे, सुनते होंगे, समझते होंगे, आप लोगों ने महसूस किया होगा कि पिछले 50 साल के बजट में कभी भी इतना राजकोषीय घाटा नहीं हुआ, कभी भी इतना फिस्कल डेफिसिट नहीं हुआ जितना इस साल के बजट में है। पिछले साल हमारे देश का जो फिस्कल डेफिसिट था, जो राजकोषीय घाटा था, वो करीब 65,000 करोड़ रुपए का था। और इस साल हमारा राजकोषीय घाटा परसों के बजट आंकड़ों के अनुसार 91,000 करोड़ रुपए का है। इतना भयंकर फिस्कल डेफिसिट पिछले 7-8 साल की नीतियों का दुष्परिणाम। और यह फिस्कल डेफिसिट कैसे हुआ? यह फिस्कल डेफिसिट होने का सबसे बड़ा कारण है रुपए का अवमूल्यन। रुपए के अवमूल्यन की इसमें क्या जिम्मेदारी है? हमने 1991 के साल में कुछ परदेशी कर्ज लिया था। वो किस हिसाब से लिया था? $1 18 रुपए के हिसाब से हमने लिया था 1991 में परदेशी कर्ज। नरसिम्हा राव ने लिया, मनमोहन सिंह ने लिया, $5.4 बिलियन का कर्ज लिया था। अब 1998 के साल में उस परदेशी कर्जे का ब्याज चुकाना पड़ रहा है $1 42 रुपए के हिसाब से।
कर्जा हमने लिया $1.18 के हिसाब से, और कर्जे का ब्याज हम चुका रहे हैं $1.42 के हिसाब से। तो इसके नतीजे क्या हुए हैं? इस साल भारत सरकार को कर्जे का ब्याज चुकाने में बजट का 75,000 करोड़ रुपया खर्च करना पड़ रहा, जो पिछले 50 साल में सबसे ज्यादा है। 2 दिन पहले के बजट में आप जरा ध्यान करें कि भारत सरकार का सबसे बड़ा खर्च कहां है बजट में, तो आपको पता चलेगा कर्जे का ब्याज चुकाने में, जिसको हम इंटरेस्ट पेमेंट कहते हैं। और हमारे कर्जे का ब्याज चुकाने की दर कितनी ज्यादा है? पूरे बजट के जो कुल खर्चे हैं उनमें से 25% लगभग कर्जे का ब्याज चुकाने में जा रहा है। बजट का टोटल एक्सपेंडिचर का 25%। तो ये जो रुपए का अवमूल्यन हुआ, उसका एक और दुष्परिणाम इस देश की अर्थव्यवस्था पर यह हुआ कि हमें पहले लिए गए कर्जों के ब्याज अब ज्यादा देने पड़ रहे हैं। $18 और $1 के हिसाब से कर्ज हमने लिया था, अब $42 $1 के हिसाब से कर्ज के ब्याज हम चुका रहे हैं। इसके लिए इस देश में राजकोषीय घाटा हुआ, और राजकोषीय घाटा जब जब बढ़ता है, जब जब परदेशी कर्जे का ब्याज चुकाने का काम बढ़ता चला जाता है, और सरकार की आमदनी लगातार कम होती चली जाती है। एक और नुकसान हुआ जो इस साल के बजट में बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा, वो नुकसान ये हुआ है कि हमारी सरकार का वित्तीय घाटा, फाइनेंशियल डेफिसिट जिसको हम कहते हैं, फाइनेंशियल एक ही बात है। वित्तीय घाटा इस साल भारत सरकार का कुछ 33,000 करोड़ रुपए के आसपास है। और ये वित्तीय घाटे का मतलब क्या है? वित्तीय घाटे का मतलब यह है कि भारत सरकार ने पिछले साल टैक्स के कलेक्शन से जितनी उम्मीद की थी पैसा इकट्ठा होने की, उसमें से 33,000 करोड़ रुपया कम इकट्ठा हुआ। माने एक्साइज ड्यूटी के कलेक्शन में कमी आई है, इनकम टैक्स के कलेक्शन में कमी आई है, सेल्स टैक्स के कलेक्शन में कमी आई है, ऑक्ट्रॉय टैक्स के कलेक्शन में कमी आई है, टोल टैक्स के कलेक्शन में कमी आई है। जितने टैक्स लगे हुए हैं सब टैक्स कम इकट्ठे हुए हैं। क्यों? सीधी सी बात है, एक्साइज ड्यूटी का कलेक्शन तब बढ़ेगा जब उत्पादन तो हो देश में। जब सामान का उत्पादन ही बंद हो गया है और कारखाने बंद हो गए हैं, जो आपको पहले एक्साइज ड्यूटी दिया करते थे अब वो कारखाने नहीं चल रहे हैं, तो एक्साइज ड्यूटी आएगी कहां से? उद्योग और व्यापार जगत में लगे हुए लोगों की आमदनी नहीं बढ़ी पिछले 1-2 साल में, तो इनकम टैक्स का कलेक्शन आएगा कैसे आपके पास? सामानों का उत्पादन जब कम हो गया है, बाजार में सामानों की बिक्री कम हो गई है क्योंकि मंदी चल रही है, तो सेल्स टैक्स आएगा कहां से आपके पास? और जब आपके पास सामान नहीं है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए, तो ऑक्ट्रॉय टैक्स आएगा कहां से? टोल टैक्स आएगा कहां से? तो निश्चित रूप से डेफिसिट आना ही था रेवेन्यू कलेक्शन में, फाइनेंशियल डेफिसिट होना ही था। लेकिन ये बहुत ज्यादा है, 33,000 करोड़ का है। इस एक बात से परसों जो मेरे मन में प्रतिक्रिया आई वो ये कि 1997-98 में चिदंबरम साहब ने जो बजट पेश किया था पार्लियामेंट के अंदर, और उस बजट को भारत के बड़े बड़े उद्योगपतियों ने और विदेशी कंपनियों ने ड्रीम बजट कहा था। हमारे देश के बड़े बड़े औद्योगिक संगठनों ने, फिक्की ने, एसोकेम ने, सीआईआई ने और ऐसे तमाम संगठनों ने घोषणा यह की थी कि इतना अच्छा बजट कभी आ नहीं सकता जो 1997-98 में चिदंबरम ने पेश किया था। और उसी आधार पर चिदंबरम को बेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर का अवार्ड मिला था अमेरिका में और लंदन। तो जिस आदमी को हमने बेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर का अवार्ड दिया, जिस आदमी के बजट को हमने ड्रीम बजट कहा, उसी के कारण हमारे देश को 33,000 करोड़ का रेवेन्यू डेफिसिट है, फाइनेंशियल डेफिसिट है। तो मेरी मन की बात यह है कि अब संसद को यह बताया जाना चाहिए कि फाइनेंस मिनिस्टर चिदंबरम को जो बेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर का अवार्ड दिया, अभी उनको एक सर्टिफिकेट और देना चाहिए वर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर का। हिंदुस्तान का सबसे रद्दी वित्त मंत्री पिछले 50 साल में अगर कोई हुआ तो मेरे अनुसार वो चिदंबरम, जिसकी नीतियों के कारण इस देश में रेवेन्यू डेफिसिट हो गया 33,000 करोड़ का, फिस्कल डेफिसिट हो गया 91,000 करोड़ का, और ट्रेड डेफिसिट हो गया 26,000 करोड़ का। और ये कोई सामान्य बातें नहीं है, ये बातें ये दिखा रही हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था कब्जे के बाहर जा रही है। धीरे धीरे इंडियन इकोनॉमी कंट्रोल के बाहर जा रही है।
और मैं आपको सिर्फ चेतावनी दे रहा हूं कि ये जो लक्षण दिख रहे हैं और इस बजट में से बहुत सारी चीजें उजागर होकर सामने आई हैं, वो सबसे बड़ी चीज उजागर होकर सामने आई है कि लास्ट ईयर का जो ड्रीम बजट था वो 100% फेल हुआ और पिछले 7 वर्षों की जो ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन की नीतियां थी वो 200% फेल हुई। क्योंकि ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन जब शुरू किया गया था तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, मनमोहन सिंह ने पार्लियामेंट में भाषण किया था लगभग 1.5 घंटे का 1 जुलाई 1991 को, और 1 जुलाई 1991 को मनमोहन सिंह ने पार्लियामेंट को कहा था कि हम रुपए का अवमूल्यन कर रहे हैं, इसके पीछे हमारे मन का संकल्प ये है कि हम भारत के निर्यात को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा देंगे और पूरा का पूरा डेवलपमेंट हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कर देंगे। अभी वही ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन के कारण जो डिवेल्युएशन हुआ, जो अवमूल्यन हुआ, उसके नतीजे ये हैं कि इस साल हमारा निर्यात पिछले 50 साल में सबसे कम हो गया। तो निर्यात बढ़ाने का काम जो करके शुरू की गई थी नीतियां, उन नीतियों ने निर्यात को लगातार घटाने का काम किया, निर्यात बढ़ा नहीं। इसका माने 7-8 साल की सारी नीतियां फेल हो गई। और बहस इस बात पर होनी चाहिए देश में कि इन फेल होने वाली नीतियों का जवाबदेह कौन है और जिम्मेदार कौन है। मेरा मानना यह है कि इस समय भारत के अंदर ठीक वैसा ही आंदोलन चलना चाहिए जो इंडोनेशिया में चल रहा है। इंडोनेशिया में एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है जिस आंदोलन की एक ही मांग है कि सुहार्तो को फांसी के फंदे पर लटकाया जाए। सुहार्तो को क्यों फांसी के फंदे पर लटकाया जाए? ये सुहार्तो वो आदमी है जिसने सन 1991 के साल में इंडोनेशिया में ग्लोबलाइजेशन शुरू किया था, लिबरलाइजेशन शुरू किया था। और इंडोनेशिया में इस सुहार्तो ने जब ग्लोबलाइजेशन शुरू किया, लिबरलाइजेशन शुरू किया, तो इंडोनेशिया की जनता से जो वायदे किए थे सुहार्तो ने, वो एक भी वायदा पूरा नहीं हुआ, उसका ठीक उल्टा परिणाम निकला। इंडोनेशिया की जनता को सुहार्तो ने वायदा किया था 1991 में कि हम जब ग्लोबलाइजेशन पूरा कर लेंगे, लिबरलाइजेशन पूरा कर लेंगे, तो इतनी समृद्धि हो जाएगी इंडोनेशिया में कि यहां कोई आदमी भूखा नहीं रहेगा, भूखमरी से एक भी मौत नहीं होगी, हर आदमी को खाने के लिए भोजन मिलेगा, कपड़ा मिलेगा, रहने के लिए घर मिलेगा। और आज इंडोनेशिया की यह हालत है कि प्रतिदिन 150 लोग भूख से मर रहे हैं। इंडोनेशिया में भूख से कैसे मर रहे हैं नौजवान? 15-20 दिन पहले का किस्सा है। जकार्ता में एक किसी दुकान में डबल रोटी का पैकेट लूटने के लिए कुछ 100 नौजवान घुस गए अंदर, क्योंकि भूखे थे, कई दिनों से भोजन नहीं किया था। और 100 नौजवान अंदर घुसे डबल रोटी का पैकेट लूटने के लिए। दुकान के बाहर दूसरे 100 नौजवान खड़े हुए थे जिनको ऐसा लगा कि ये अंदर वाले लड़के अगर सब डबल रोटी खा जाएंगे तो हमको कुछ भी नहीं मिलेगी खाने के लिए। तो बाहर वाले 100 लड़कों ने दुकान में ही आग लगा दी, तो डबल रोटी के साथ वो 100 लड़के जलकर मर गए। अभी इंडोनेशिया में अमेरिका की सरकार के कुछ प्लेन जाते हैं, हेलीकॉप्टर जाते हैं फूड पैकेट गिराने के लिए। तो क्या होता है, अमेरिकन प्लेन्स को चलाने वाले पायलट ऑफिसर्स को इंस्ट्रक्शंस हैं कि इंडोनेशिया में जहां पर 1000 लोग खड़े हों वहां सिर्फ 10 फूड पैकेट गिराए जाएं ताकि कोई खा ना सके और आपस में लड़के सब मर जाए। तो जिस इंडोनेशिया को भूख से मुक्त करने का वायदा किया था सुहार्तो ने ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन के दम पर, वो इंडोनेशिया आज भूखमरी का सबसे बड़ा शिकार है। तो इंडोनेशिया के नौजवानों ने एक आंदोलन शुरू किया है। उस आंदोलन का पहला चरण पूरा हो गया है, जिसमें उन्होंने मांग की थी कि सुहार्तो को राष्ट्रपति बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं, क्योंकि सुहार्तो द्वारा चलाई गई सारी की सारी नीतियां पूरे देश में फेल हो गई। उसने इस्तीफा तो दिया, लेकिन अब उन्हीं नौजवानों की दूसरी मांग है कि इसी सुहार्तो के कारण हमारा देश कर्जे के दुष्चक्र में फंसा, उस देश का सारा उत्पादन ठप हो गया, खेती का उत्पादन ठप हो गया, उनके ऊपर परदेशी कर्जे का ब्याज चुकाने के लिए पैसा नहीं है तो उनकी राष्ट्रीय संपत्ति गिरवी रखी गई, उनके सारे के सारे माइंस और खदान गिरवी रख दिए गए हैं, सारा का सारा पैसा परदेशी बैंकों को चुकाना है, उसके लिए उन्होंने पूरी नेशनल प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर दी है। तो अब वहां के नौजवानों का कहना यह है कि इसकी जिम्मेदारी देश क्यों भुगतेगा? सुहार्तो को भुगतनी चाहिए, क्योंकि उसने ये नीतियां चलाई थी हमारे देश में। इंडोनेशिया की जनता ने कभी भी ग्लोबलाइजेशन मांगा नहीं, इंडोनेशिया की जनता ने कभी भी लिबरलाइजेशन मांगा नहीं, उन्होंने कभी प्रदर्शन नहीं किए, कभी इस बात की मांग नहीं की कि हमको उदारीकरण चाहिए, हमको जागतिकरण चाहिए। ये तो वहां की सरकार थी जिसने जबरदस्ती थोपा वहां के लोगों पर,
और उसके नतीजे ये निकले हैं कि पूरा का पूरा देश आर्थिक रूप से भिखारी हो गया है, दिवालिया हो गया है, बैंकरप्ट हो गया है। तब वहां के नौजवानों ने एक दूसरी बात शुरू की है कि सुहार्तों को फांसी के फंदे पर लटकाया जाना चाहिए और उसके साथ पूरी की पूरी मिनिस्ट्री, उसका फाइनेंस मिनिस्टर, उसका कॉमर्स मिनिस्टर, उसका उद्योग मंत्री, इन सबको भी फांसी के फंदे पर लटकाया जाना चाहिए जिन्होंने इंडोनेशिया का सत्यानाश किया है। मैं यही मांग अपने देश में करना चाहता हूं कि मेरे देश में पिछले 7-8 वर्षों से जो नीतियां चली, ग्लोबलाइजेशन की, लिबरलाइजेशन, उदारीकरण की, जागतिकरण की, ये हम में से कोई नहीं गया था सरकार से कहने कि हमको जागतिकरण चाहिए, हमको उदारीकरण चाहिए। हमारे देश की जनता ने कोई डिमांड नहीं की थी, हमारी जनता ने कोई मांग नहीं की थी। ना इस देश में धरने हुए थे, ना प्रदर्शन हुए थे कि परदेशी कंपनियों के लिए दरवाजा खोला जाए और हिंदुस्तान में जागतिकरण, उदारीकरण लाया जाए। ये तो मनमोहन सिंह, नरसिम्हा राव, उसके बाद चिदंबरम और बाद की सरकारों से किए गए कुकर्मों का दुष्परिणाम है। हमने कभी नहीं मांगा था ये ग्लोबलाइजेशन, हमने कभी नहीं मांगा था लिबरलाइजेशन, लेकिन जबरदस्ती भारत के ऊपर थोपा गया और उसके दुष्परिणाम इस बजट में हमारी आंखों के सामने है कि पिछले 50 साल में जो फिस्कल डेफिसिट कभी नहीं हुआ वो 91,000 करोड़ का हो गया। पिछले 50 साल में इतना ट्रेड डेफिसिट कभी नहीं हुआ, वो 26,000 करोड़ का हो गया। पिछले 50 साल में इतना कर्जे का ब्याज हमने कभी नहीं चुकाया जो 75,000 करोड़ इस साल चला गया। और इससे भी ज्यादा तकलीफ एक और है कि भारत में ये जो नीतियां चली उदारीकरण, जागतिकरण की, इनके दुष्परिणाम देश के अंदर हुए। उद्योगों में मंदी आई, व्यापार में मंदी आई, करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए, खेती के उत्पादन में भयंकर कमी आई। 1991 से लगातार जो ग्लोबलाइजेशन किया गया, इसमें क्या किया गया? खेती के लिए सरकार का जो पूंजी निवेश था उसको लगातार कम किया गया, लगातार घटाया गया। 1991 के साल में भारत में जो खेती का हिस्सा होता था केंद्रीय स्तर पर करीब 50 से 60% तक, उसको पुरानी सरकारों ने घटाकर 30%, 28%, 25% पे लाके छोड़ दिया। 25% तक रह गया टोटल इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चरल सेक्टर में। उसके नतीजे ये हुए कि लगातार उत्पादन में कमी आई और आज किसानों के सामने भुखमरी की हालत पैदा हो गई है, आत्महत्या कर रहे हैं हमारे किसान। आप पढ़ते होंगे, अखबारों में खबर सुनते होंगे, अब तक महाराष्ट्र के 500 से ज्यादा किसान आत्महत्या कर चुके हैं, सबसे ज्यादा विदर्भ में। और विदर्भ में अभी मैं गया था दौरे पर, तो वहां एक जिला है यवतमाल और उसके बाजू में है वर्धा। तो वर्धा और यवतमाल जिले में 3 किसान मर गए भूख से, क्योंकि उनकी खेती चौपट हो गई और उनके पास कर्जा इतना ज्यादा था, तो भूख से मरे। सल्फॉक्स की गोली खाकर नहीं, भूख से मरे। तो हंगामा हुआ महाराष्ट्र की विधानसभा में। तो हंगामा होने के बाद वहां के मुख्यमंत्री ने फैसला किया कि हम उन तीनों किसानों के परिवार में जाएंगे और कुछ कंपनसेशन देंगे, कुछ मुआवजा देंगे। तो 3 परिवारों को 1-1 लाख रुपया मुआवजा देने का फैसला किया सरकार ने। तो वो 3 लाख रुपए का मुआवजा देने के लिए वो मुख्यमंत्री गए वर्धा और यवतमाल के उन गांव में। तो उन 3 किसानों को 3 लाख रुपए की मदद दी गई और वो 3 लाख रुपए की मदद देने में मुख्यमंत्री ने 27 लाख रुपए खर्च किए हेलीकॉप्टर पर। 27 लाख रुपए का खर्चा करके महाराष्ट्र सरकार का मुख्यमंत्री 3 किसानों को 3 लाख रुपए की मदद देने गया। अच्छा तो यही होता कि वो हेलीकॉप्टर ना उड़ाता, वो मदद तो सरकार का कोई प्रतिनिधि भी उनको दे सकता था, तो वो मदद 30 लाख रुपए की भी हो सकती थी जो हेलीकॉप्टर उड़ाने में उन्होंने खर्च कर दिया। ये हमारे देश के राजनेताओं की संवेदनशीलता का एक नमूना है और उसका प्रमाण। तो पिछले 7-8 साल की जो ग्लोबलाइजेशन की नीतियां चली उनमें खेती बुरी तरह से प्रभावित हुई है और खेती का निवेश कम हुआ तो उसमें और बुरी हालत हुई है। इस साल बारिश कुछ बेमौसम हो गई, बेमौसम ओले पड़ गए, बेमौसम की बारिश हो गई, उससे भी उत्पादन कम हुआ है। तो हजारों किसानों के सामने भुखमरी का संकट है। मैं जब महाराष्ट्र में अभी घूम रहा था, विदर्भ में 15-20 दिन के मेरे दौरे थे, रालेगांव नाम के एक गांव में मेरी सभा हुई थी किसानों के बीच में। मैंने किसानों से पूछा कि आपकी स्थिति क्या है, तो उन्होंने कहा राजीव भाई जून और जुलाई के बाद हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, हम क्या करेंगे हमको खुद नहीं मालूम। और ये हालत हमारे सिर्फ महाराष्ट्र के किसानों की नहीं है। आप जानते हैं महाराष्ट्र इस देश का प्रतिशत के हिसाब से तरक्की वाला और पैसे वाला प्रदेश माना जाता है, पर कैपिटा इनकम के हिसाब से। पंजाब के बाद दूसरा नंबर महाराष्ट्र का ही आता है और महाराष्ट्र की खेती भी
प्रतिशत के रूप से सारे देश की खेती से सबसे ऊंची मानी जाती है। वहां किसानों की ये हालत है कि 500 किसान तो अब तक मर चुके हैं भूखमरी से या सल्फात की गोलियां खाकर। तो जरा कल्पना करिए उड़ीसा की हालत क्या होगी, बिहार की हालत क्या होगी, पूर्वी उत्तर प्रदेश की हालत क्या होगी, हमारे हिंदुस्तान के उन इलाकों की हालत क्या होगी जहां पर किसान को सिवाय भूखमरी के सालों साल कुछ दिखता ही नहीं है, मिलता भी नहीं है। मेरे दिल की तकलीफ ये है कि इस ग्लोबलाइजेशन लिबरल